नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है। सूचना यह है कि दरअसल अभी यूपीपीसीएस 2024 का मेंस का रिजल्ट आउट हुआ है और सबसे पहले तो बधाई के पात्र आप सभी लोग हैं जिन्होंने जो है इंटरव्यू की कॉल उनको आई है। और डिकोड एग्जाम से हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन अभी इंटरव्यू के लिए मतलब हो रहा है, कॉल आई हुई है। हमने पहली बार जो है पीसीएस का कोर्स लॉन्च किया था और निश्चित तौर पर हमने एक मेहनत की और उसमें अभ्यर्थी जो है सफल हुए। आरओ के जो हमारे अभ्यर्थी थे, जो आरओ मेंस जिन्होंने दिया है, वो लोग भी इस पूरे क्रम में साथ रहे और अच्छी मेहनत किया और उनको भी इंटरव्यू कॉल आई है। आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग भी डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। और खास जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिन भी अभ्यर्थियों का या आपके टच में या आपकी नॉलेज में जिन भी अभ्यर्थियों का मेंस क्वालिफाई हो गया है और इंटरव्यू के लिए कॉल आई है और अगर उनको फ्री मॉक इंटरव्यू देना है बिना किसी पैसे के, कोई चार्ज के, ठीक है, और उन महत्वपूर्ण बातों पर अगर चर्चा करनी है कि भाई कैसे इंटरव्यू निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा, तो उसके लिए आप अपना रोल नंबर और नाम के साथ में आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर। 8604409201 इस पर आप अपना जो आपका रोल नंबर होगा वो रोल नंबर, ठीक है, और रोल नंबर के साथ साथ में जो है आप अपना नेम, ठीक है, और ये इतनी चीजें आपको जो है क्या करनी है, यहां पर हमें मेंशन करनी है और आपको हमें भेज देना है हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, ठीक है, रोल नंबर और नाम के साथ में, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया जाएगा विदाउट एनी चार्ज के। आप आइए, जुड़िए हमसे और बाकी जो भी चीजें होंगी आपको कराई जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुभवी शिक्षकों और अनुभवी जो भी मेंटर्स होते हैं उनके द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। और ऑलरेडी मैं तो रहूंगा साथ में, ऑलरेडी सब कुछ चीजें रहेगी। अगर आप बहुत दूर रहते हैं, बाय द वे अगर नहीं आ पाते हैं, तो जूम के साथ भी आपका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू ले लिया जाएगा। तो उसके लिए आज ही आप लोग जो है इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। सॉरी, 8604409201 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। और इंटरव्यू एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है जहां पर थोड़ा सा भी अगर प्लस माइनस आप हुए तो आउट हो जाएंगे, इसलिए बड़ी समझदारी पूर्वक और बड़े शिद्दत के साथ आपको लगना है। इसके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको दिया हुआ है, राइट। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी क्लास क्या है। ये चीज आप लोग जो है प्लीज आपके जो भी हित मित्र होंगे उन तक ये नंबर हमारा जो है पहुंचा दीजिए कि सर मॉक इंटरव्यू अगर पीसीएस 2024 का देना है यूपीसीएस का, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। नंबर 1, भारत की वेनिस बिएनाले में भागीदारी किस मंत्रालय के अंतर्गत हो रही? कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था और इसी प्रश्न को हमने आपको कराया हुआ भी था टॉपिक में, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दरअसल संस्कृति मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जो है प्लीज हमें जो है अपने उत्तर को दिया करेंगे, क्योंकि ये इससे जो है हमारी आपकी कनेक्टिविटी मजबूत होती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है कि भाई यहां आप लोग शिद्दत के साथ क्लासेस को हमारे देखते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट, सरकार ने बजट में जैव फार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखा है। इसमें यह न्यूज आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। यानी कि सरकार ने बजट में जैव फार्मा शक्ति योजना का क्या रखा है, प्रस्ताव रखा है। बजट यानी कि जो अभी 2026-27 का पास किया गया है, किसके द्वारा? जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ठीक है। इस बजट में क्या बात की गई है? जैव फार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना टोटल अमाउंट आपको पता होना चाहिए, 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जैविक यानी कि बायोटिक, ठीक है, और जैव समान दवाओं यानी कि जो बायोलॉजिकल और जो बायोसिमिलर जो मेडिसिन होती हैं उनके प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन में ध्यान दीजिएगा। क्या है यहां पर जैविक यानी कि बायोलॉजिकल और जैव समान यानी कि बायोसिमिलर, जो बायोसिमिलर मेडिसिन होती हैं उनके प्रोडक्शन अर्थात उनके उत्पादन के लिए भारत के इकोसिस्टम को मजबूत करना है। साथ ही उच्च मूल्य वाले जैव औषधीय उत्पादों जो बायोटिक कंपोनेंट पर बेस्ड होते हैं, इन ऐसे उत्पादों और दवाओं की घरेलू विकास और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी इसमें क्या है, शामिल है। और इसके अलावा आयात पर निर्भरता को कम करना और वैश्विक जैविक आपूर्ति श्रृंखला में देश की
प्रतिस्पर्धात्मकता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इसका मतलब यह हुआ कि जो जैविक दवाएं होती हैं हमारी, जो बायोटिक, जो हमारी बायो पर आधारित जो चीजें होती हैं, यानी कि जैविक। अब इसमें एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है कि जो बायोलॉजिकल जो मेडिसिन होती हैं, अर्थात वो मेडिसिन जो जीवित सेल्स के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, वो जो दवाएं होती हैं वो दरअसल उसको हम जैविक दवाएं कहते हैं। और बायोसिमिलर जो दवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बायोसिमिलर दवाएं वो होती हैं जो जैविक दवाओं का ऑलरेडी एक तरीके से प्रोडक्शन हो चुका होता है, उनको एक अपना एक रिकॉर्ड बन चुका होता है, उस पर उसके सिमिलर जो, यानी कि बायोसिमिलर, एक तरीके से बायोसिमिलर का मेडिसिन हो गया कि जो ऑलरेडी इनको एक अथॉरिटी मिली होती है इसी जैविक दवाओं के इक्विवेलेंट या इनके सिमिलर जो मेडिसिन होती हैं, दैट्स कॉल्ड जैव समान मेडिसिन, यानी कि बायोसिमिलर मेडिसिन इसको कहेंगे हम लोग। ये आपका ये और दोनों, तो इनके प्रोडक्शन के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और इसके लिए जो है करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन 2026-27 के बजट में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। जैसे बायोलॉजिकल ड्रग्स क्या होती हैं, जैविक दवाएं वो दवाएं होती हैं जो जीवित कोशिकाओं या सूक्ष्म जीवों, यानी कि जो भी आपकी जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, बायोटिक सेल्स होती हैं, और जो सूक्ष्म जीव यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जैविक प्रक्रियाओं यानी कि जो बायोटिक प्रोसेस के तहत तैयार की जाती हैं, दैट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं। अपने आप पे विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी एक जटिल संरचना होती है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। सेकंड थिंग, जीवित कोशिकाओं से यानी कि जो हमारी बायोटिक जो सेल्स होती है उनसे बनाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट हो गया, स्तनधारी कोशिकाएं हो गई। ठीक है, अत्यधिक विशिष्ट और लक्षित उपचार जो क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, कभी आपके एग्जाम में प्री में प्रश्न यहां से बन सकता है। ठीक है, ओके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगता हो कृपया करके इसको शेयर कर दिया करिए। इससे मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि उन अभ्यर्थियों को एक बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा जो अभ्यर्थी बेचारे गांव या किसी अन्य जगहों पर रहते हैं और उन्हें एक बेहतर कोई मैगजीन या अन्य कंटेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उनकी भलाई के लिए कम से कम ये वीडियो प्लीज आप लोग जरूर शेयर कर दिया करिए। जो भी आपके हित मित्र हो व्हाट्सएप आदि पर आप स्टेटस लगा लिया करिए प्लीज। ठीक है, चलिए अब इसमें ये जो आपका बायोलॉजिकल ड्रग्स है, इसमें अगर मैं एग्जांपल आपका दूं तो इसमें आपका इंसुलिन आ जाएगा, वैक्सीन होती हैं अलग अलग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गई आपके, हार्मोन जैसे कि एथ्रोपाइटिन वगैरह आती हैं आपके इसके अंदर। ठीक है, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में, मधुमेह यानी कि डायबिटीज में, ऑटोइम्यून रोग में और संक्रामक रोगों के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो यहां पर जो ये चीजें दी गई हैं, अब इनको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अलग अलग तरीके से। जैसे कैंसर के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आप लोग बीईओ का एग्जाम देंगे, है ना, तो बीईओ के एग्जाम में आप जानते होंगे कि एक बड़ा सेक्शन है आपका बायो वाला। ऐसे में आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप क्या काम कीजिए, आप दरअसल जो है इसको रेडी कर लीजिए। अब एक बात बताइए जरा कि कैंसर, मधुमेह और जो अलग अलग डिजीज हैं जिसके बारे में मैंने आपसे कई बार आपसे कहा है, क्या आपने इन मेडिसिन के बारे में आपने पढ़ा या इन डिजीज के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आज रेडी कर लीजिएगा। यानी कि मैं टास्क आपको देता हूं आज। टास्क क्या है आज आपका? होमवर्क है आपका। होमवर्क क्या है आपका? टास्क यानी कि होमवर्क आपका यह है कि आपको कैंसर के बारे में, डायबिटीज के बारे में और जो संक्रामक जो रोग होते हैं, ठीक है, ठीक है, इन रोगों को आपको पढ़ना है। और इंसुलिन क्या होता है ये सब आपको पढ़ना है। एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक्स वगैरह क्या होती है, मेडिसिन कई बार बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं इसको आपको रेडी करना होता है। बीओ के एग्जाम में, आपके पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में, इन सब एग्जाम में यहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट, दिक्कत तो कोई नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट अब आ जाएगा बायोसिमिलर ड्रग्स क्या होती हैं। जैव समान दवाएं वे दवाएं होती हैं जो किसी पहले से अनुमोदित, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले से अनुमोदन उनका हो चुका है, ठीक है, पहले से अनुमोदित जैविक दवा के अत्यंत क्या होती, समान होती हैं। यानी कि ये जो जैव समान दवाएं होती हैं वो जैविक यानी कि जो आपका ये आपका जो बायोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं इन्हीं के समान जो है ये आपकी बायोसिमिलर ड्रग्स होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको जो है रेडी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। विशेषताओं की बात करें तो मूल जैविक दवा जैसी ही प्रभावशाली और सुरक्षा प्रदान करती है। पूरी तरह समान नहीं लेकिन क्लिनिकल रूप से समान होती है, अपेक्षाकृत कम लागत वाली होती है। उदाहरण के लिए इंसुलिन ग्लार्जिन के जैव समान संस्करण, ट्रांसटुजुमैब कैंसर उपचार की जैव के समान। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीजें इसमें दी गई हैं। अब इससे बन जाएगा छोटा सा आपके लिए प्यारा सा प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है भी। ठीक है, चलिए बताइएगा।
बजट में प्रस्तावित जय फार्मा शक्ति योजना, ये जो आपकी पॉलिसी है, इसके लिए बजट में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए या फिर 20,000 करोड़ रुपए? प्लीज इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए, तुरंत दीजिए। ठीक है, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। ठीक है, बताइए, बोलिए भाई, क्या हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये आपके लिए। ठीक है, आंसर दीजिए। क्या है, टेंशन में आप गए आप लोग, बहुत लोड ले लेते हैं आप लोग। इतना आसान सा प्रश्न है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है कि जो आप ना बता पाए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इजी है अपने आप में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला हो जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नाउ नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर के 40,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा कर दी गई है। यानी कि आप जानते होंगे आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं और इसमें हम लोग बहुत कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर के 40,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है, जो घरेलू निर्माण क्षमता को मजबूत करने के प्रति सशक्त नीतिगत समर्थन का क्या करती है? संकेत देती है अपने आप में, जिसको आप यहां पर अपने आप में जो है देख सकते हैं किस प्रकार से हमने जो है यहां पर अप्रैल 2025 की बात करते हैं और आप देखिए 75% इंक्रीज करके यहां पर देखिए 40,000 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन कर दिया गया है। ठीक है, यूनियन बजट 2026-27 में बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम आउटले, तो ये आप यहां पर रिवाइज आउटले में आप यहां पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमने एक बढ़िया ग्रोथ जो है यहां पर की हुई है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। पिछले 11 वर्षों में भारत का तेजी से एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण केंद्र के रूप में रूपांतरण हुआ है और उत्पादन में लगभग 6 गुना की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र ने अपने औद्योगिक आधार का विस्तार किया है, 25 लाख नौकरियों का सृजन किया है तथा रोजगार एवं आर्थिक विकास के एक प्रमुख संचालक के रूप में दरअसल ये भारत क्या है उभरा हुआ है। 2030-31 तक 500 अरब डॉलर की घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकोसिस्टम के निर्माण के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के साथ भारत विश्व के लिए नवाचार करते हुए और देश में विशाल अवसर सृजित करते हुए वैश्विक स्तर पर तकनीक के एक अग्रणी देश के रूप में उभरने के लिए क्या है? तैयार है। यानी कि हमने ग्लोबल लेवल पर अपने आप को स्थापित करने के लिए और व्यापक स्तर पर हमने रणनीति बनाने के लिए कार्य किया है और यह हमने टारगेट रखा हुआ है 2030-31 तक 500 अरब डॉलर के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकोसिस्टम का निर्माण, यह हमने टारगेट रखा है। तो आपके एग्जाम में दरअसल यही सीधे प्रश्न बन सकता है कि भाई बताओ इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्या टारगेट रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अच्छा मैंने आपसे परसों नरसों कहा था कि 2026-27 का बजट आप लोग पढ़ लीजिएगा और उस बजट में जो अलग अलग प्रमुख योजनाओं के लिए कुल कितने पैसे का आवंटन आदि किया गया है उनको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। अब आपने किया कि नहीं किया, आई डोंट नो अबाउट यू, बट अपेक्षा मैं आपसे यही करता हूं कि आप इसको रेडी जरूर कर लिए होंगे और ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस पर प्रश्न आपके सामने आ जाएगा जिसका उत्तर आपको देना है अभी जस्ट। बताइए भाई साहब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पिछले 11 वर्षों में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में लगभग कुल कितने वृद्धि हुई है? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना या फिर 6 गुना की वृद्धि हुई है? कुल कितने गुना की वृद्धि हुई है? अच्छा ये फैक्ट था इसमें कि नहीं था भाई? पहले ये देखो जरा। हाँ ठीक है दिया हुआ है। बताइए इसका आंसर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? अभी जस्ट हमने बताया, आप देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है ना, अगर आप इस पीपीटी को गौर से देखेंगे तो इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग से हमने दे दिया है। बस आप जब भी कोई चीज पढ़ा करिए तो उसको ध्यान से सुना करिए, समझा करिए। अच्छा इसके अलावा मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब भी राष्ट्रपति महोदया को कोई अभिभाषण हो या जो है प्रधानमंत्री कोई अपना वक्तव्य दे या सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस या कोई नया स्टेटमेंट हो तो उन पर ध्यान दिया करिए। अनर्गल चीजों पर आप ज्यादा ध्यान देते हैं, फला फिल्मी सितारे ने क्या कहा, कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, इन सब बातों का कोई मोल आपके जीवन में दरअसल है नहीं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि आप सफल नहीं होंगे तो सारी चीजें आपकी जो है बर्बाद हो जानी है। इसलिए जो चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है उन पर बातों पर ध्यान दिया करिए, उन बातों पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो मैं अक्सर कहता हूं ना कि आपके साथ जो साथ जन्म निभाने का वादा करता है ना बॉस, ठीक है, वो आपकी जिंदगी से यूं निकलेगा ना, जो परछाई की तरह के साथ आपके साथ चलता है वह यूं जिंदगी से निकलेगा जिसका आभास आपको रत्ती भर नहीं होगा। ठीक है, कब आया और कब निकल गया। राइट, तो अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास प्लीज क्या करिए। मैं अक्सर आपसे इस बात करके कहता हूं, अभी जो है 24 का रिजल्ट आउट हुआ है पीसीएस का
जो भी अभ्यर्थी हैं बहुत सारे खुश हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं मेरे जो जिनको मुझे लग रहा था कि 110% होगा लेकिन नहीं हुआ, जो बहुत मेहनती हैं। बड़ी अनसर्टिनिटी है बॉस इस एग्जाम में, पीसीएस में, आरओ में और बाकी एग्जाम में। तो इसलिए अपने लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, बल्कि सही ट्रैक पे ले जाने का प्रयास करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी हर एक बात को समझते होंगे, बुरा नहीं मानते होंगे, है ना। और गुरु की बात को बुरा मानना भी नहीं चाहिए अपने आप पे, है ना। मैं तो आपके साथ एज ए फ्रेंड भी रहता हूं, कोई भी डिस्कस करना होता है बोलता भैया आप डिस्कस कर लो मुझसे। इतनी छूट देने के बाद भी अगर आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, तो अपने आप में बड़ी चिंताजनक स्थिति है अपने आप पे, है ना। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, निसंकोच होकर के हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर संपर्क कर लिया करिए और काफी सारी चीजें जो है यहां से डिस्कस कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी 6 दिवसीय भारत के राष्ट्रीय दौरे पर आए हैं। 5 से लेकर के 10 फरवरी तक की इनकी यात्रा होगी और सेशल्स के राष्ट्रपति पिछले साल ये अपने पद पर चुने गए और उसके बाद ये इनकी दरअसल भारत की अपनी ये पहली यात्रा है, ठीक है, जब से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो इससे भारत और सेशल्स के संबंधों को मजबूती मिलेगी और आगे कई सारे घटकों में हमें इसका फायदा मिलेगा, राइट। तो ये पॉइंट वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया। इससे यह यात्रा दरअसल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। सेशल्स दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। यह खास पॉइंट है अपने आप पे, ठीक है। हिंद महासागर में जो सेशल्स है क्या है, एक समुद्री पड़ोसी देश है। किसका? भारत का। सेशल्स भारत के विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इसलिए सेशल्स की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या हो जाती है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, स्थान की बात करते हैं, लोकेशन की। तो दरअसल सेशल्स जो है हिंद महासागर में स्थित एक गहरा देश है अपने आप पे। अब ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अब इसको इग्नोर नहीं करना आपको कि इग्नोर कर दीजिएगा, इसको रेडी कर लीजिएगा, राइट। तो सेशल्स कहां पर है बॉस? सेशल्स है आपका हिंद महासागर में स्थित है। एक पॉइंट तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। ये देखिए आप यहां पर सेशल्स है आपका और ये आप देखिए यहां पर इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में क्या है आपका? सेशल्स क्या है आपका? प्रेजेंट है अपने आप पे, ठीक है। दूसरा, यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट के पास है। अब अफ्रीका महाद्वीप अपने आप में, तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर है, यह भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। दूसरा, मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में है। अब मेडागास्कर है ये आपका, ये देखिए मेडागास्कर हो गया अपने आप में, मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में है, ठीक है। राजधानी इसकी विक्टोरिया है जो कि यहां पर आपको डिनोट हो रही होगी और यह अफ्रीका की सबसे छोटी राजधानियों में से एक भी है। तो आप एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेगा कि अफ्रीका की सबसे छोटी राजधानियों में से किस देश की राजधानी है? आप कहेंगे बॉस जो है सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? बढ़िया है, ठीक है। ये देखिए आपका इंडियन ओशियन है और इंडियन ओशियन में जो है ये पूरा इंडियन ओशियन आप यहां से देख पा रहे होंगे। इंडियन ओशियन में सेशल्स है, सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। इधर आपके मेडागास्कर है और बाकी अन्य चीजें आपके दिखाई दी मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां पे आसान है। चलिए, मैप मैंने कई बार कहा है कि मैप की जानकारी आपको जरूर चाहिए। मैपिंग प्लीज आप लोग जरूर क्या करिए, खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको तभी तैयार होगी जब आपका मैप रेडी होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशल्स एक स्वतंत्र गणराज्य है, राष्ट्रमंडल का सदस्य देश है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का। मुद्रा यहां की सेशल्स रुपया है। भाषा क्रेओल, अंग्रेजी और फ्रेंच यहां पर बोली जाती है, राइट। चलिए अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। दरअसल हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स जो है भारत के लिए क्यों रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? अब ये ऐसा प्रश्न है जो कहीं फैक्चुअल डेटा के रूप में आपके सामने नहीं मिलेगा। अब ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप थ्योरी पढ़े होंगे डिटेल्स में, और जो आप वन लाइनर पढ़ के चले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ के चले जाते हैं, उससे एग्जाम नहीं क्रैक होता है। मैं कई बार कहा हूं, जब तक आप क्वेश्चंस के हर डायमेंशन को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैंने बताया कि भाई सेशल्स भारत के लिए क्यों मजबूत है, क्योंकि दरअसल यह हिंद महासागर में भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देखिए ए ऑप्शन क्या है? ऊर्जा निर्यात के कारण महत्वपूर्ण है, या फिर बी समुद्री पड़ोसी होने के कारण, या फिर सी ऑप्शन खनिज संसाधनों के कारण, या फिर डी ऑप्शन जनसंख्या के कारण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? आपका जो है बी वाला। बस बी इज द राइट आंसर। इट्स वेरी इजी। कोई है टफ क्या? नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको आना चाहिए। अब पढ़ते हैं नहीं बॉस, क्या कीजिएगा? अब दिमाग तो मैडम जी में लगा रहता होगा तो क्या कीजिएगा, सर जी में लगा रहता होगा। चलिए, नेपाल में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए मासिक ओपन हाउस का आयोजन अभी हाल ही में किया हुआ है, ठीक है, चर्चाओं में रहा है। दरअसल यह ओपन हाउस 10:30 से 11:30 बजे तक दूतावास के काउंसलर विंग हॉल में आयोजित किया गया।
इसका उद्देश्य नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों को काउंसलर यानी कि वीजा और पासपोर्ट सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक सीधा और प्रभावी जो है एक मंच उपलब्ध कराना था कि ताकि भैया आप इनसे जुड़ी समस्याओं को आप यहां पर आकर के शॉर्ट आउट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यह भारत की पहल थी अपने आप में नेपाल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसमें पासपोर्ट, वीजा, ओसीआई कार्ड, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, आपातकालीन काउंसलर सहायता, दस्तावेज सत्यापन और अन्य काउंसलर मामलों से संबंधित शिकायतें और सुझावों पर विचार किया गया। ये तो बीत चुका है ना, किया गया। तो ये सारी बातें यहां पर अल्टीमेटली रखी गई भैया आपको अगर नागरिकों की समस्याएं यहां पर सीधी सुनी गई और उनके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का दरअसल यहां पर क्या किया गया, प्रयास किया गया। तो ये एक अच्छी पहल थी भारत की अपने आप में। ठीक है ना, चलिए बस इसी पर आपके सामने प्रश्न आ जाएगा। यह आयोजन दरअसल उन नागरिकों के लिए सबसे अच्छा विकल्प हुआ जिन्हें काउंसलर प्रक्रियाओं में देरी या किसी तरह की व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय दूतावास द्वारा मासिक ओपन हाउस का आयोजन नागरिक केंद्रित कूटनीति का एक महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है कि भैया हमारे सिटीजन्स को, हमारे नागरिकों को कोई समस्या ना होने पाए। इससे न सिर्फ दूतावास और भारतीय समुदाय के बीच संवाद मजबूत होता है बल्कि पारदर्शिता और भरोसे को भी बढ़ावा मिलता है अपने आप पे। तो ये एक अच्छी पहल है ना। चलिए बताइए बॉस, इसका आंसर क्या हो जाएगा अब आपके सामने? नींद तो नहीं आ रही है, एक अच्छी सी चाय बनाया करिए। अगर मैडम हूं आपकी तो मैडम से कहिए या खुद से बनाइए। अगर आप अकेले रहते हैं तो स्वयं से बनाइए। अगर आपके आसपास अगर शॉप हो तो वहां पे जाके वहां पी लीजिए, लेकिन अच्छी सी चाय कॉफी, या नहीं पीते हैं चाय कॉफी तो कोई बात नहीं, दूध पीजिए। दूध भी नहीं पीते तो पानी पीजिए। अब पानी नहीं पीते हैं भाई साहब तो ऑक्सीजन पीजिए, नहीं तो जिंदा नहीं कैसे रहेंगे, है नहीं? यही तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ, तो ऑक्सीजन पीजिए और आराम से बढ़िया मोटिवेट होकर के अपना तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए मासिक ओपन हाउस से किसे बढ़ावा मिलता है? केवल प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, दूतावास और भारतीय समुदाय के बीच संवाद बढ़ता है, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, या कूटनीतिक गोपनीयता बढ़ती है? आसान सा है, जो सब अभी हमने आपको बताया। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपके सामने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि दरअसल अगर आपको यूपीएससी में जो है सफलता लेनी है, अभी जैसा कि आपने देखा कि कई सारे अभ्यर्थियों का चयन डिकोड एग्जाम से हुआ है, ऐसे में जो हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने पीसीएस प्री के लिए अलग से एक बैच हमने लॉन्च किया है, ओनली प्री। अभी आप जानते होंगे कि फाउंडेशन कोर्स हम लोग चला रहे थे और इसी के साथ साथ अभी हम लोग क्या काम करेंगे, अभी हम लोग दरअसल ओनली प्री का बैच चला रहे हैं कि अगर आपका मेंस एक स्तर का रेडी है और आप चाहते हैं कि आप प्री में एडमिशन लें तो उसके लिए आप जो है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि 8604409201 या फिर जो बाकी दे दिए गए नंबर है आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसका नोट्स मिलेगा, सीसैट आपको, पीवाईक्यूज आपका, टेस्ट सीरीज आपकी, मेंटरशिप। खास बात यह है कि इसमें गूगल मीट के माध्यम से एक मंथ में 2 बार आपसे हमारा संपर्क होगा और आपको लगातार आपको जो है गाइड किया जाएगा। ये एक अच्छी सुविधा जो शायद ही कोई देता हो संस्थान। हमने 25 वाले में भी मेहनत किया, हमने 24 वाले बैच में मेहनत किया और उसका परिणाम यह है कि डिकोड एग्जाम से कई सारे अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू की कॉल उनकी आई हुई है। ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप में से कोई या फिर आपके सगे संबंधियों में से कोई भी मॉक इंटरव्यू देना चाहता है तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर यहां पर मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी सूचना थी। बाकी इसके लिए अगर आपको कोर्स ज्वाइन करें तो इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर लीजिएगा। राइट, चलिए गोवा पुस्तक महोत्सव भी चर्चाओं में रहा है, यानी कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पणजी के कैंपल ग्राउंड में गोवा पुस्तक महोत्सव का उन्होंने जो है आयोजन किया, उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन होगा, है ना, उद्घाटन कर लीजिएगा, महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, इस महोत्सव में दरअसल 200 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे और आगंतुक कोंकणी, मराठी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं की पुस्तकों पर 10% की छूट का लाभांश उठा सकते हैं। ये बीत चुका है वैसे, है ना। तो ये चर्चाओं में रहा है और इसमें कई सारी बातें रखी गई। इससे इस आयोजन से राज्य भर में पठन संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। इस महोत्सव का आयोजन 4 से 8 फरवरी 2026 के मध्य में किया गया। ठीक है, बताइए आप लोग, जो भी महत्वपूर्ण मेले आदि होते हैं, जो महोत्सव होते हैं, उन पर प्रश्न अक्सर जो है आपकी एग्जाम में बनता है, इसलिए आपको क्या करना है, पॉइंट्स को एक करके ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए, गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, व्यापारिक निवेश को आकर्षित करना, राज्य में पठन संस्कृति को बढ़ावा देना, या फिर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। अभी हमने आपको जस्ट बताया क्या होगा इसका उत्तर, बहुत आसान सा है। इसका उत्तर हो जाएगा
राज्य में पठन संस्कृति को क्या करना, बढ़ावा देना, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। आइए, इंट्रावेनस लिपिड इमल्सन ILE अभी चर्चाओं में है। इसमें एक खास बात है। खास बात क्या है बॉस? खास बात यह है कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एल्युमिनियम फास्फाइड। क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम फास्फाइड। ये एल्युमिनियम फास्फाइड अगर आप गांव में रहते होंगे तो जिसको हम लोग सल्फास कहते हैं। क्या? सल्फा, एल्युमिनियम फास्फाइड। ठीक है, इसे हम सामान्य तौर पर गांव में सल्फास कहते हैं, सल्फाइज या सेल्फोज कहा जाता है। और अगर बॉस इसको आप खा लेते हैं, ठीक है, तो खा लेंगे तो क्या हो जाएगा जी? और सीधा राम नाम सत्य हो जाएगा। अच्छा, गांव में जब जाइएगा तो पहले महिलाएं जो है सल्फास खा करके बड़ा जो है सुसाइड करती थी। आज भी है गांव में, ऐसा नहीं है। फांसी और ये सल्फास खाना। और ध्यान दीजिएगा, सल्फास जो होता है ये अपने आप में इतना खतरनाक होता है कि पहले तो अब सास से झगड़ा हो गया, लड़ाई कर ली और जोश में खा लिया सल्फास, और नहीं तो देवर ने कुछ कह दिया, हस्बैंड ने कुछ कह दिया। आज की महिलाएं बहुत तेज हैं, पहले की भी और तेज थी, ऐसा ही नहीं था। और गुस्सा उनको गजब था भाई साहब, अभी भी गुस्सा आती हैं, है ना। महिलाओं का गुस्सा अपने आप में अपरिमित होता है नहीं। और थोड़ा जहां गुस्साई सल्फास खा ली खट से। मेल भी खाते थे, नॉट मतलब वो नहीं है कि लेकिन महिलाएं का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा था अपने आप में। अब खा लीजिएगा सल्फास, उसके बाद इतनी बुरी स्थिति उस व्यक्ति की होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जो एक बार खा लेता है, एक पहचान वाले थे हमारे, उन्होंने खा लिया था और खाने के बाद उनका बस एक ही उद्घोष था कि भाई अब की बजा लो, इसके बाद जिंदगी में हम कभी कुछ नहीं ऐसा करेंगे। हालांकि बड़े प्रयासों के फल उनको जो है बचाया जा सका। हालांकि सल्फास खाने के बाद बचने की उम्मीद उसके ना के बराबर रहती है। कोई दैवीय प्रकृति जो है अपने आप में आपके ऊपर वो हो, है ना, कि भाई आशीर्वाद हो उसका, तो अलग बात है। अदरवाइज सल्फास खाकर कोई बचता वस्ता है नहीं। ठीक है, महिलाएं तो ऐसे गुस्सा आती खट से खा लेती थी, अब फिर मामला गड़बड़ हो जाता था। ये जो सल्फास है, इसके इलाज को लेकर के एक रिसर्च अभी सामने आई है, यानी कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी कि PGIMER चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने एल्युमिनियम फास्फाइड, जिसे सामान्य तौर पर हम सल्फास या सेल्फोस कहते हैं, के जहर के इलाज के लिए, यानी कि इसके इलाज के लिए दरअसल इंट्रावेनस लिपिड इमल्सन थेरेपी ILE थेरेपी के सफल उपयोग का जो है दावा किया कि बॉस जो सल्फास खा लेता है उसके जहर को रोकने के लिए हमने एक टेक्निक को डेवलप किया। उसका नाम क्या है ये आप देख पा रहे हो यहां पर। ये क्या है? इसको बोलते हैं इंट्रावेनस लिपिड इमल्सन ILE थेरेपी। ओके, ध्यान रखिएगा, इसका कोई जल्दी इलाज है नहीं बॉस। एल्युमिनियम फास्फाइड, जिसे हम सामान्य तौर पर सल्फास कहते हैं, यह एक घातक क्या कीटनाशक है अपने आप पे, है ना। सल्फास को हम लोग कीड़ों को मारने के लगते हैं। गेहूं वगैरह आप लोग जानते होंगे ना, रखते होंगे गांव वगैरह में, है ना, कि गेहूं या धान में कीड़ी ना लगे तो हम लोग उसको, जैसे गांव में जो आजकल तो हम लोग ड्रम वगैरह बोलते हैं, ड्रम रखते, लेकिन गांव में जो जिसमें हम लोग अनाज रखते थे उसको हम डेहरी बोलते थे। अब आपके यहां पर क्या बोलते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हमारे तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे बहराइच श्रावस्ती वाले एरिया में, वहां पर डेहरी बोलते थे। डेहरी ऐसे ऐसे होता था, यहां पर ऐसे बड़ा सा ढक्कन होता था, यहां पर छोटा सा ढक्कन होता था, इसको खोलिए यहां से खूब गिरने लगता था, है नहीं। तो हम लोग कभी कभी गांव में जब जाते थे तो चोरी करते थे गेहूं की, है ना। गेहूं ऐसे, पैसे तो ऐसे मिलते नहीं थे, पापा तो ऑफिस जाते थे तो पैसे मिलते नहीं थे, तो हम लोग क्या करते, कभी कभी देहरी में से ऐसे चाकू से घुपा दिया, हंसिया, चाकू नहीं होता था, हंसिया हुआ करता, हंसिया से लेकर ऐसे मारा इस पे। और इतना आइडिया था नहीं बॉस, छोटे थे, इतना पता नहीं होता था कि एक बार इसमें मारेंगे और पूरा देहरी भरा हुआ है गेहूं का, अगर इसमें मारेंगे, छेद करेंगे तो पूरा गेहूं आ जाएगा नीचे और बंद नहीं होगा बहुत जल्दी से। तो कई बार तो जो है खूब पिटाई हमारी लगी। अब इतना ज्ञान था नहीं कि बॉस अगर इस देहरी में अगर इतना पूरा गेहूं भरा हुआ इसमें तुम मारोगे हंसिया तो क्या होगा, गेहूं गिरेगा था, और रोकोगे तो रुकेगा नहीं बॉस, नहीं रुकता है, बड़ा कठिन मामला हो जाता है, इतना प्रेशर रहता है ना उसका। खूब पिटाई हुई एक बार, कई बार छत से गेहूं फेंक दिया नीचे, भाई नीचे खड़ा था, हम ऊपर खड़े थे, छत से गेहूं नीचे फेंक दिया, दुकान पे चले गए, कंपट टप्पट लाके खा लिया। बहुत कांड किए हैं। चलिए खैर ये सब जोक से बात है, लेकिन दुष्ट थे बहुत हम भी, है ना, बचपन में होना चाहिए, बचपना इसी को कहते हैं। तो ये एल्युमिनियम फास्फाइड जो एक घातक कीटनाशक है जो नमी या पेट के एसिड के संपर्क में आने पर फॉस्फिन गैस छोड़ता है, या गैस कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया को बाधित करती है, जिससे हृदय और अन्य अंगों को गंभीर क्षति पहुंचती है। यही कारण है, ये इसकी गैस जब अंदर जो है रिलीज होती है अपने आप में, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका पूरा बाधित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते होंगे, बिजली का घर भी इसको कहते हैं, है ना, हाउस बिजली का घर होता है बॉडी का हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया आपके एग्जाम पूछा भी जाता है। तो ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया को ब्लॉक कर देगा और
पूरा हमारा अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करेगा, डैमेज करना स्टार्ट कर देगा एक एक करके। अब सोचिए कि एक साथ आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो रहे हो ऑटोमेटिक गैस रिलीज होने की वजह से। आप सोचिए कि एक छोटा सा अगर हाथ कट जाता है तो कैसा फील होता है आपको। अब सोचिए कि एक साथ आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स आपके डैमेज हो रहे हैं। अब आप बताइए आपको कितना पेन फील होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी सुसाइड करने का सोचिएगा भी नहीं, और सोचने पर कभी इसका नाम मत ले लीजिएगा, सल्फास वाले का बॉस, है ना, बहुत खतरनाक है अपने आप पे, ठीक है। और सुसाइड करना अपने आप पे क्या है, एक जो है कानूनी तौर पर क्या है, जो है अवैध है अपने आप में, ठीक है। इस पर जो है आपको सजा भी हो सकती है, बच गए तो सजा हो जाएगी। बात सुसाइड काहे कर लिया है ना, ध्यान दीजिएगा, क्राइम है अपने आप पे, इसे कभी करने का सोचना भी नहीं। सफलताएं असफलताएं कितनी क्यों ना आ जाए। कल ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और उसने कहा कि सर स्थिति सर कुछ ऐसी हो गई कि मन करता है सुसाइड के लिए। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा बॉस ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लोग कभी मत सोचिएगा। तो अभी ये चर्चाओं में है, वर्तमान में इसका कोई विशिष्ट जो है मारक यानी कि एंटीडोट इसका भी फिलहाल कोई नहीं है सल्फास का, कि भैया इसको आप इंजेक्शन को लगा दो, दवा दे दो तो ठीक हो जाएगा। नहीं, कोई एंटीडोट नहीं है। इसी कंटेस्ट में ये जो रिसर्च अभी चंडीगढ़ वाले ने किया है ये फेमस है अपने आप में। इसमें मृत्यु दर जो है 70 to 100% तक रह सकती है। आई थेरेपी एक लिपिड सिंक के रूप में कार्य करती है, जो रक्त प्रवाह में मौजूद लिपिड घुलनशील विषाक्त पदार्थों को सोख लेती है और अंगों पर उनके हानिकारक प्रभाव को कम करती है ना। तो यही खास बात होगा इसका कि भैया जो जहर होगा उसको सोख लेगा और मामला सही हो जाएगा। यह सफलता वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसका उपचार किफायती और सुलभ भी अपने आप में आसान है। तो अब जो सल्फास खाते हैं वो लोग बच सकते हैं, लेकिन अभी भी ये प्रॉपर जो है ट्रायल में है भी, इस पर अभी रिसर्च और बाकी है, ठीक है। चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। PGIMER चंडीगढ़ के डॉक्टरों द्वारा हाल ही में चर्चा में रही इंट्रावेनस लिपिड इमल्सन थेरेपी का उपयोग किस प्रकार की विषाक्तता के उपचार के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। तो आर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता के लिए, एल्युमिनियम फॉस्फेट विषाक्तता के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के लिए, या फिर पैराक्वाट विषाक्तता के लिए, जल्दी बताइएगा मुझे इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, है ना, बहुत कॉमन सा इसका उत्तर है, इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं है जो आप ना दे पाए इसका उत्तर, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम फॉस्फेट विषाक्तता, है ना, ये ना होगा। चलिए नेक्स्ट है 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। अपने आप पे ये हरियाणा का फरीदाबाद में आयोजित होने वाला सबसे बड़े महोत्सव या मेले में से एक है अपने आप पे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको बहुत बड़े मेले के रूप में हम इसको जानते हैं। इसमें एक सहभागी देश होता है, एक प्रमोटर कंट्री होती है अपने आप में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये शिल्प मेला विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला माना जाता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ष 2026 के लिए इस मेले की थीम की अगर बात करें, इसके विषय की बात करें तो लोकल टू ग्लोबल, यानी कि जो स्थानीय शिल्प है उस स्थानीय शिल्प को अंतरराष्ट्रीय जगत पर इसको क्या करना, पहुंचाना, यानी कि लोकल टू ग्लोबल। लोकल शिल्प को हमें क्या करना है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमें पहुंचाना, ये इस मेले का क्या अपने आप में मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ओके। मिस्र इस वर्ष जो है क्या है अपने आप पे, इस वर्ष सहभागी राष्ट्र के रूप में शामिल है। क्या सहभागी राष्ट्र, हर बार एक देश जो है सहभागी देश के रूप में इसमें शामिल होता है। तो इस बार कौन सा देश शामिल है, मिस्र जो है एक सहभागी राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है, जो भारत के साथ अपने प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मेघालय दो ऐसे स्टेट हैं जो पार्टनर स्टेट की भूमिका को निभा रहे हैं। तो यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जिससे उत्तर भारत की भव्यता और पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय कला का एक दुर्लभ संगम देखने को मिलता है। यह मेला केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन 1987 में शुरू हुआ था, यह भी पॉइंट याद रखना है, ताकि पारंपरिक हस्तशिल्प का संरक्षण किया जा सके, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। आजकल हम लोग अपनी पुरानी चीजों को सजोने का प्रयास नहीं करते हैं, ये हमारे लिए क्या है, अपने आप में संकट वाली स्थिति है, ठीक है। हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन ये क्या है, अपने आप में गलत बात है, ठीक है। चलिए अच्छा प्रश्न आ जाएगा इस पे, है ना, सॉरी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। 39वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 क्या है, इस वर्ष मेले का मुख्य विषय लोकल टू ग्लोबल निर्धारित किया गया है, ठीक है। मिस्र इस मेले में पार्टनर कंट्री के रूप में अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहा है। उत्तर प्रदेश और मेघालय को संयुक्त रूप से इस वर्ष के पार्टनर स्टेट के रूप में नामित किया गया है। क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर, प्लीज गिव मी योर आंसर, बताइए फटाक से।
अब इसमें भी कोई चीज अगर आप ना बता पाए तो चीजें क्या है आपके लिए खराब बात है। बताइए क्या होगा इसके अंदर। तीनों कथन सही है क्या बॉस? बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। तीनों ही कथन इसमें क्या है, सही है अपने आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर। अभी यह चर्चाओं में रहा है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि महत्वपूर्ण जो भी हमारे युद्धाभ्यास होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनको आपको रेडी करना होता है। ठीक है, और भारत और किर्गिस्तान के रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है, खंजर, और इसका 13वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है, असम में। तो ये देश का नाम आपको और संस्करण इसका आपको याद रखना है, कहां पर हुआ, असम में हुआ है। यह अभ्यास 17 फरवरी 2026 तक असम के विशेष प्रशिक्षण स्थलों पर संचालित किया जाएगा। ठीक है, और इसमें दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद विरोधी रणनीतियों, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण पहाड़ी और शहरी इलाकों में अभियानों के अनुभव को साझा करेंगी। ठीक है, ये वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है भाई साहब, तो ध्यान दीजिएगा। और भारत और किर्गिस्तान में आयोजित किया जाता है, ना कि केवल किर्गिस्तान में। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपके लिए क्या थी, महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब बताइए आप लोग इसका आंसर क्या जाएगा। अब इस प्रश्न को आप पढ़िए और इसका आंसर मुझे दीजिए प्लीज आप लोग। अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बताइए, सोचिए भाई साहब, सोचिए। आंसर बहुत आसान है ना, और उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए बोलिए, टेक योर टाइम। मुस्कुरा रहे हो बॉस, है ना, मैं जानता हूं आपको मुस्कुरा रहे हो आप। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए थे, इसका कथन क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही सही होगा। 3, यह खंजर एक द्विवार्षिक अभ्यास है। नहीं भैया, द्विवार्षिक नहीं है, ये क्या है, ये अपने आप में वार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, कथन में अगर लिखा होता है कि कौन सा कथन सही नहीं है, अगर ऐसा होता तो कौन सही नहीं, केवल 3, तो विकल्प में कहीं ना कहीं पर क्या होता, केवल 3 का ऑप्शन होता, तो फिर आप लगा देते टिक। ठीक है, तो कई बार पूछता आपसे कि कौन सा सही नहीं है, रॉन्ग वाला स्टूडेंट पूछता है। आप लोग कई बार ऐसे प्रश्नों में गलती करके चले जाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा इसका, इस बात का भी। चलिए, अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 के आयोजन किस अवधि में किया जाएगा या किया गया। अभी हमने आपको बताया भी है, इसका उत्तर मुझे आपसे चाहिए। आप लोग प्लीज कमेंट करके उत्तर दीजिएगा, मुझे आपके उत्तर का क्या रहेगा, इंतजार रहेगा। राइट, चलिए, अब आज आपके लिए मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी आपको देनी। बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप मुझे दीजिएगा। ठीक है, इसको लिख करके आप हमें भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440921। और अभी हमने आपसे कहा था जिनको फ्री मॉक इंटरव्यू देना है, आपका पीसीएस 2024 इंटरव्यू के लिए जिनकी कॉल है, वो लोग भी आप हमें अपने रोल नंबर और नाम के साथ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उनका फ्री इंटरव्यू आपको कराया जाएगा, मतलब मॉक इंटरव्यू, और गाइड किया जाएगा प्रॉपर इंटरव्यू के लिए, भाई कैसे कैसे क्या कुछ करना है आपको। ठीक है, बाकी किसी कोर्स आदि में अगर आपको एनरोल होना होगा तो भी आप इसी नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कल हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, नैतिकता से आप क्या समझते हैं। नैतिकता से आशय मानव आचरण के उन सिद्धांतों और मूल्यों से जो यहां निर्धारित करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। यानी कि सही और गलत में अगर कोई विभेद बताता है तो कौन बताता है, नैतिकता बताती है। नैतिकता के अंतर्गत वैल्यूज आते हैं, जैसे कि जिसको हम मूल्य कहते हैं, उनमें क्या आता है, उनमें सहिष्णुता आती है, उसमें पारदर्शिता आती है, उसमें सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, ठीक है, जवाबदेहिता, ये सब क्या मूल्य हैं, यह नैतिकता के अंतर्गत आते हैं, जो आपको सही और गलत में विभेद करना सिखाते हैं। एथिक्स की क्लास में लेता हूं पीसीएस में, आप लोग जानते हो कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से नैतिकता के बारे में और बाकी पूरी क्लास हमने ली हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। राइट, चलिए, तो ये कुछ चीजें हो गई। नैतिकता की कुछ विशेषताएं हैं, यह व्यक्ति के विचार, निर्णय और व्यवहार का मार्गदर्शन करती हैं। इनमें सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य, न्याय, करुणा और उत्तरदायित्व जैसे मूल्य शामिल होते हैं। ये क्या है, ये आपके जो है मूल्य हैं। इन मूल्यों के समावेशन से आप एक बेहतर प्रशासन की नींव रखते हैं और गुड गवर्नेंस की जो संकल्पना है वो क्या होती है, साकारित होती है। नैतिक अगर आप हैं तो उससे सुशासन की संकल्पना साकारित होती है। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाया हुआ है, संभवतः आप लोग को याद होगा। अब इतना नहीं याद है आप लोग को तो एक अलग केस है, क्योंकि एथिक्स की क्लास अगर आप लोगों ने पीसीएस की हमारी ली होगी तो बहुत बेहतर ढंग से मैंने समझाने का इसमें प्रयास आप लोग को किया हुआ है। ठीक है, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, कैसे कैसे क्या होती हैं। ठीक है, अब इसमें प्रशासन और समाज में इसका महत्व होता है, ये यहां पर लिखा हुआ है कि नैतिकता से विश्वास और पारदर्शिता बढ़ती है। सुशासन और लोक कल्याण की आधारशिला है यह। नैतिक आचरण से व्यक्ति और संस्थाएं विश्वसनीय और उत्तरदायी बनती हैं अपने आप में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहां पर कराए करके देख लीजिएगा। निष्कर्षता इस प्रकार, नैतिकता वह नैतिक दिशा सूचक है जो व्यक्ति को सही निर्णय लेने,
कर्तव्य निभाने और समाज के हित में कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। आई थिंक कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर हमारे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। लेखपाल का बैच हमारा, बीओ का बैच हमारा, 2026 आरओ, पीसीएस प्री, सारा बैच चलता है। उसके लिए आप हमें इस दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी पीसीएस इंटरव्यू के लिए कई सारे अभ्यर्थियों की कॉल आई हुई है हमारे ही संस्थान से अपने आप पे, ठीक है। तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत धन्यवाद है आप सभी लोग का। ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू सो मच। बाबा टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डिकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।